चलिए तो आज हम बात करेंगे हमारी पहली बुक समकालीन विश्व में राजनीति के 7वें चैप्टर वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ प्रवाह है, यानी कि फ्लो। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों के मुक्त आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। ठीक है? बहुआयामी अवधारणा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। अगर हम आगे बात करें वैश्वीकरण के कारण, कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइज़ेशंस क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन क्या है? पहला है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। टेलीग्राम, टेलीफ़ोन, माइक्रोचिप और इंटरनेट के आविष्कार ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बना दिया, जो कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें परिवहन के साधन, जहाज हो, हवाई जहाज हो, इसकी वजह से सामान का और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना काफ़ी जो है सुलभ और सस्ता हो गया है। इस कारण भी वैश्वीकरण हुआ। पारस्परिक जुड़ाव, एक देश में होने वाली घटना का असर दूसरे देश पर पड़ता है। ठीक है? तो एक पारस्परिक जुड़ाव है। ठीक है? इस कारण भी जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो अगर हम आगे बात करें अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो हमारा अगला टॉपिक है वैश्वीकरण के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है? तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले प्रभाव की बात करें, पहले इम्पैक्ट की बात करें, तो वो है राजनीतिक प्रभाव यानी कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट। इसके जो है नकारात्मक चीज़ें क्या हैं राजनीतिक प्रभाव की? पहला नकारात्मक चीज़ क्या है कि राज्य की क्षमता में कमी आई है। अब सरकारें कई फैसले खुद नहीं ले पाती, क्योंकि उन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव होता है। ये जो है इसका नकारात्मक पहलू है राजनीतिक प्रभाव का, पॉलिटिकल इम्पैक्ट का। सकारात्मक पहलू क्या है? सकारात्मक पहलू ये है कि तकनीक की वजह से सरकारें अपने नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाकर शासन को और बेहतर बना रही हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक प्रभाव की, ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में सकारात्मक इम्पैक्ट क्या है? व्यापार बढ़ा है, निवेश बढ़ा है और उपभोक्ताओं को सस्ते व अच्छे विकल्प मिले हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या रहा है? नकारात्मक प्रभाव रहा है अमीर देश और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब देशों में सामाजिक सुरक्षा खत्म हो रही है। ठीक है? इसके अलावा ये फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, पूछी जा सकती है। तीसरी अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव की यानी कि कल्चरल इम्पैक्ट की, तो कल्चरल इम्पैक्ट क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन का? ठीक है? तो सांस्कृतिक समरूपीकरण आ गया है, यानी कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो चुका है। ठीक है? तो जो है इससे क्या हुआ कि दुनिया भर की संस्कृतियाँ एक जैसी होती जा रही हैं। जैसे जीन्स पहनना, बर्गर खाना, लगभग दुनिया के हर हिस्से में ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है? तो ये इसके सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर आता है। अगर हम दूसरी बात करें सांस्कृतिक विभिन्नीकरण भी हुआ है, समरूपीकरण भी हुआ है, विभिन्नीकरण भी हुआ है। होमोजेनाइजेशन एंड हेटेरोजेनाइजेशन दोनों ही चीज़ें हुई हैं। तो बाहर की संस्कृतियाँ हमारी संस्कृति में मिलकर उसे और समृद्ध बना रही हैं। जैसे मसाला डोसा के साथ बर्गर का मिलना। ठीक है? तो दोनों ही चीज़ें हुई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वैश्वीकरण के प्रभाव कौन-कौन से हैं। तो वैश्वीकरण के 3 प्रभाव हैं, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव नकारात्मक तौर पे अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि राज्य की क्षमता में कमी आई है। अब सरकारें खुद फैसले नहीं ले पाती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में फैसले लेती हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है कि जो है तकनीकी जो सुधार हैं वो बहुत बढ़िया हुए हैं, जिससे सरकार अपने प्रत्येक नागरिक की जानकारी रख सकती है और उनके लिए शासन को बेहतर भी बना सकती है, जानकारी जुटाकर शासन को बेहतर बना सकती है। आर्थिक प्रभाव क्या रहे हैं? व्यापार बढ़ा है, उपभोक्ताओं को अच्छे विकल्प मिले हैं। नकारात्मक क्या रहा है? अमीर देश और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा जो है खत्म होती जा रही है। सांस्कृतिक प्रभाव में सांस्कृतिक समरूपीकरण हो गया है, दुनिया भर की संस्कृति जो है एक जैसी दिखने लगी है और विभिन्नीकरण की संस्कृतियाँ जो है मिलकर और समृद्ध हो रही हैं। ठीक है? वैश्वीकरण के विरोध की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। ठीक है? वामपंथी यानी कि जो लेफ्टिस्ट हैं,
इनका मानना है कि यह गरीबों का शोषण है और अमीरों की चाल है। दक्षिणपंथी यानी कि जो राइटिस्ट हैं, इन्हें डर है कि इससे हमारी पुरानी संस्कृति और परंपराएं नष्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड सोशल फोरम की, तो यह एक वैश्विक मंच है जो वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाता है और इसकी पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा भारत और वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, तो भारत ने 1991 में नया आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया। इसका प्रभाव क्या हुआ? भारत की जीडीपी बढ़ी, सॉफ्टवेयर सेक्टर में भारत ग्लोबल लीडर बना। विरोध क्यों हुआ इसका? तो भारत में भी स्वदेशी आंदोलन और ट्रेड यूनियन द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया गया है। ठीक है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को अब हम डिटेल से अगर देखें तो, क्योंकि ये अलग से एक बारी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने सोचा कि इसको एक बारी डिटेल से बात इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण दुनिया की सांस्कृतियों संस्कृतियों में मेलजोल बढ़ा है, जिसके दो मुख्य और विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे सांस्कृतिक समरूपीकरण, जैसे कि हमने ऊपर ही बात की थी, इसका अर्थ क्या होता है कि दुनिया की जो संस्कृति है वो एक जैसी दिखने लग जाए या एक जैसी हो जाए। ठीक है, तो इसी के अंदर आ जाता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण कैसे? कि वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी, खासकर अमेरिका की संस्कृति पूरी दुनिया पर हावी हो रही है। लोग अपना स्थानीय संस्कृति छोड़कर पश्चिमी जीवन शैली अपना रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दुनिया भर में नीली जीन्स पहनना, बर्गर पिज्जा खाना और अंग्रेजी संगीत सुनना। खतरा क्या है? आलोचकों का मानना है कि इससे छोटी और गरीब देशों की अनूठी संस्कृतियां खत्म हो रही हैं और पूरी दुनिया अमरीकी रंग में रंगती जा रही है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक वैविध्यीकरण या विभिन्नीकरण, जिसको हम कल्चरल हेट्रोजेनिजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह समरूपीकरण से बिल्कुल उल्टा है। इसका अर्थ है कि वैश्वीकरण हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे और रिच कर रहा है, उसको समृद्ध बना रहा है। ठीक है, मिश्रण किस प्रकार से हम देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे देख सकते हैं? जब बाहर की संस्कृति हमारी संस्कृति से मिलती है, तो एक नई और बेहतर चीज निकलती है। बाहरी संस्कृति हमारी पसंद का दायरा बढ़ा देती है। ठीक है, उदाहरण जैसे खादी के कुर्ते के साथ जीन्स पहनना या बर्गर के अंदर आलू टिक्की का इस्तेमाल। ठीक है, प्रभाव क्या है? यहाँ कोई भी संस्कृति खत्म नहीं हो रही, बल्कि दोनों ने मिलकर एक नया रूप ले लिया है। पसंद के विकल्पों में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन चॉइसेस। तो वैश्वीकरण ने हमारे पास विकल्पों की भरमार कर दी है। आज हम अपनी पसंद का संगीत, फिल्में, भोजन चुन सकते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। यह हमारे नज़रिए को उदार बनाता है, क्योंकि हम दूसरी संस्कृति के बारे में जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। विरोध के स्वर यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, जब हम विरोध के स्वर की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण का विरोध भी खूब होता है। क्यों? क्योंकि परंपराओं का डर है। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि इससे हमारी पुरानी परंपराएं, भाषाएं और मूल्य खत्म हो जाएंगे। ठीक है, धार्मिक प्रभाव की अगर हम इसमें बात करें, तो कुछ रूढ़िवादी समूह इसे अपनी धार्मिक पहचान पर खतरा मानते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि वैश्वीकरण ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहाँ एक तरफ हमें जहाँ एक तरफ यह हमें आधुनिक बना रहा है और नई चीज़ें सिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह डर भी पैदा करता है कि कहीं हम अपनी जड़ें ना भूल जाएँ। ठीक है? तो ये थी इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। ठीक है? तो ये हमारी जो बुक है वो यहाँ से ख़त्म होती है। आगे हम बात करेंगे हमारी दूसरी बुक के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाय-बाय।